हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ रोड मैप फॉर द ड्रॉपर्स। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा होगा हमारे चैनल पे, जिसमें वीडियो आई है आईएमसीटी नवंबर से लेकर आईएमसीटी की जो प्रिपरेशन हो रही है उन लोगों के लिए हम लोग एक रोड मैप लेकर आए थे। तो नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर द ड्रॉपर्स। ये स्पेशली सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी एक साल का ड्रॉप ले रहे हैं, एक साल के ड्रॉप में हैं, या फिर जिन लोगों की रैंक नहीं आई थी, उन लोगों के लिए जो रोड मैप रहना चाहिए ये उस तरीके का रोड मैप है। तो प्लीज़ नाउ फोकस ऑन कंप्लीटली दिस वीडियो में। आप पूरा फोकस रखिए कि क्या आगे उनके स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। बहुत से उनके मन में डाउट रहेंगे और बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे से मिस भी हो सकती है। कुछ भी ऐसा होगा जो शायद आपके प्लान में होगा और वो मुझसे मिस हो गया होगा। तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वो बाकी बच्चों से भी शेयर हो सके और हम लोग अपने से उस चीज़ को आगे अपडेट भी कर सकें। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि बेटा देखिए, अगर आपने ड्रॉप ले लिया है तो वो एक ऐसा नहीं है कि आप लोग के चांस ही खत्म हो गया है कि नहीं बस खत्म हो गया हर चीज़, मेरे से तो मिस हो गया। बाकी बच्चे सिर्फ कंपनीज हमेशा न्यू बच्चों मीन्स द न्यू कमर्स, जो बच्चे सीधे अपीयर होते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स, सिर्फ उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो वो आपका लास्ट चांस बिल्कुल भी नहीं है बेटा। देखिए, वो एक फ्रेश स्टार्ट की तरह भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ड्रॉप लिया, आप जाके इंटरव्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन होता है कि वाई यू हैव टेकन द ड्रॉप, तो सीधे सीधे आप लोग उस चीज़ को ये बोलेंगे कि सर आई हैव टेकन द ड्रॉप्स टू वर्क ऑन माई एकेडमिक्स, टू ब्रश अप माई एकेडमिक्स स्किल्स। तो इस चीज़ में अगर आप वहाँ पे उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मानी जाती है। और एज अ ड्रॉपर आप लोग कभी भी स्टेप बैक नहीं होते हैं, आप स्टेप अप ही रहते हैं, क्योंकि आप सीधे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके वहाँ पहुँच रहे हैं। इन कंपैरिजन टू जो बच्चा अपियरिंग में, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी रहती है, उसके पास इंटरव्यूज़ कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी रहती है, लेकिन वहीं इन कंपैरिजन में आपको देखा जाए तो आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, तो आप कहीं कम नहीं हैं उनसे। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एज अ ड्रॉपर आपने किसी भी चीज़ में स्टेप बैक नहीं किया, आप उसको फॉरवर्ड लेके ही जाएंगे। तो प्लीज़ एक न्यू चांस की तरह उसको लें, स्मार्ट रीस्टार्ट करें। तो नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन फेज़। फाउंडेशन फेज़ में बेसिकली होता ये है कि अब किस तरीके से हम लोग फाउंडेशन रखें, क्या बेस रखें, किस तरीके से तैयारी होगी आप लोगों की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स। अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा जैसे ही आप एक साल की तैयारी के साथ आ रहे हैं, अब इस कंडीशन में ड्रॉपर में दो बच्चे आते हैं, दो तरीके के। वन कंडीशन होती है जिन बच्चों ने ऑलरेडी आईएमसीटी दिया है बट उनकी रैंक नहीं आई। सेकेंड कंडीशन होती है जिन लोगों ने अभी अभी 2025 में एग्जाम दिए थे बट उन लोगों ने ना आईएमसीटी दी ना कुछ, और नाउ दे आर कमिंग फॉर द प्रिपरेशन। अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में बेटा देखिए होता ही है कि जो पहली कंडीशन होती है जिसमें आईएमसीटी बच्चों ने दिया हुआ है, तो एक एडवांटेज उनके पास ये रहती है कि वो ऑलरेडी एक बार आईएमसीटी दे चुके हैं, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है जो अभी नए बच्चों के पास नहीं है। तो आपके पास एक तो एक्सपीरियंस है, आपके कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता है कि उतने रिवाइज्ड हैं बाकी बच्चों से ज़्यादा, और लेकिन वहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपके पास एक कमी रही होगी कि जिस वजह से आपकी रैंक किसी वजह से नहीं आ पाई है। तो अब उन कमियों के ऊपर हम लोग वर्क करना थोड़ा और प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू पूरा नोट्स को लेते हुए। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ड्रॉपर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो तो आराम से अपने को पूरे कोर कॉन्सेप्ट्स को बनाते हुए आ रहे हैं ना। 11th एंड 12th हमेशा से ही कनेक्टेड रहा है। बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि पहले मैं 11th करूँ, 12th करूँ, 12th करूँ, 11th करूँ, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं सिर्फ 12th कर लेता हूँ, 11th नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी 11th एंड 12th पूरी कनेक्टेड ही है, कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप अपनी 12th के कॉन्सेप्ट्स को उठाओ, अगर आप आईटीएफ करने चाह रहे हो तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी अपनी क्लास 11th की, तो आप आईटीएफ कैसे कर पाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप 12th करना चाहते हो तो 11th ऑटोमेटिकली आपकी रिवाइज्ड होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब आता है क्रैक आईएमसीटी बाय जेएमडीआई फोकस। प्लीज़ अगर आप अच्छे से ड्रॉपर की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है हमारी क्रैक आईएमसीटी की बुक, जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समराइज करके वहाँ पे दिए हुए हैं, सारे नोट्स आपको प्रॉपरली दिए हुए हैं, हर चैप्टर के आपको स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस मिले हुए हैं, प्रॉपर आपको आईएमसीटी के मॉडल पेपर मिले हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हर एक के टेस्ट के, कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन से सब कुछ है। तो आपको अब यही है कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं कहीं से कुछ पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी यू कैन प्रेफर फॉर द योर बेस। आप बेस के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेस आपका ऑलरेडी बन चुका है तो नाउ यू कैन फोकस ऑन द हायर थिंग्स। और हायर में इतना हायर नहीं जाना है कि आप सीधे एनडीए पाथ फाइंडर उठा रहे हैं या फिर आप कोई और बुक उठा रहे हैं कि फॉर द प्रिपरेशन आप किसी और प्लेटफॉर्म की बुक उठा लेंगे, आईआईटी जेईई की। नहीं, इतना नहीं करना है। फॉर द करेक्ट बुक आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। अगर आपको कोई चीज़ की मेडिसिन लेनी है तो आप सही मेडिसिन लेंगे तभी आप ठीक होंगे। गलत मेडिसिन लेके आप कभी भी ठीक नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नाउ वीकली मिनी टेस्ट। अगर आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, माइट भी शायद आपने देखी हो, अगर अब आपके लिए सही वीडियो आई है तो इसमें भी मैं फिर से बताऊंगा ये बात कि अगर आप अपना क्वेश्चंस अपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे हैं तो जब तक उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे
नहीं लेंगे कि आपका क्या किस तरीके से आपका वो फीडबैक आ रहा है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। स्विमिंग बाहर से सीख लोगे, जब तक अंदर कूद के प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। तो वीकली प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो किससे आती है? मिनी टेस्ट से आती है। अपने जो आपने वीकली टेस्ट पढ़ा है उस तरीके से करेंगे। अब मैं अगर जेएमडीआई के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है उनके वीकली टेस्ट होते हैं, जो वो वीकली पढ़ते हैं वही आता है। इवन दो वो मंथली टेस्ट भी देते हैं, जो मंथली पूरा पढ़ते हैं वो भी होता है। तो इसी तरीके से अगर आप घर से प्रिपरेशन करें तो आप भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है बेसिक स्ट्रेंथनिंग। अगर आप अपने बेसिक को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो वहीं पे ही प्रॉब्लम होगी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है कि अगर आप बेस नहीं बना रहे हो ना तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी कभी भी। तो वो बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बेसिक्स को बार बार, मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपने बेसिक्स को रिवीजन करिए। अगर वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ही नहीं पता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप आगे जाके कैसे, मतलब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे, वो तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ फेज 2 इज स्ट्रेंथिंग। स्ट्रेंथिंग मीन्स अभी तक आपने अपना फेज बना लिया है 1 की, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लिया, अपना बेस अच्छे से बनाया है। नाउ इस उस बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर बिल्डिंग के बेस बन चुका है तो ऊपर से सीमेंट से भी तो सीधे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तभी तो तब बिल्डिंग खड़ी होगी। सो द स्ट्रेंथिंग पार्ट इज टॉपिक वाइज MCQs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव के लिए आप बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मेन ध्यान देना है क्योंकि आप एक ड्रॉपर हैं। यू आर नॉट एन अपियरिंग स्टूडेंट, राइट? यू आर नॉट एन अपियरिंग स्टूडेंट, यू आर अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अभी से ही अपने MCQs को रिवीजन करें, क्योंकि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगी। आपको पता है कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन को एक पेज की जगह सीधे इतने से पार्ट में हो रहा है तो इतना लंबा करके क्यों करना है? टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो आपके टॉपिक वाइज MCQs जब आप करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। एरर नोटबुक प्लीज़ बनाइए ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं बेसिकली ऐसा करता था कि मैं एक बुक को जब सॉल्व कर रहा होता था तो मैं पूरी बुक को सॉल्व करते करते उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे होते थे वो मैं मार्क करता था। मैं मार्क करता था इन सेंस में कि जैसे सपोज अगर मैं एक चैप्टर कर रहा हूँ और उसमें अगर 100 क्वेश्चन हैं तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 30 या 40 क्वेश्चन आते थे जो मैं पहली बारी में नहीं कर पाता था, कुछ अलग होते थे। अब जो 60 क्वेश्चंस में पहली बारी में निपटा लेता था उसको मैं दोबारा कभी देखता नहीं था क्योंकि वो तो मैंने पहली बारी में कर लिया ना। लेकिन वो जो 30 to 40 क्वेश्चंस होते थे जिसमें मुझे कभी प्रॉब्लम होती थी या फिर वो तो ऐसे होते थे कि इसमें थोड़ा दिमाग लेगा ये आए नहीं, तो उनको मैं मार्क करके रखता। तो अगली बार जब मैं वो चैप्टर रिवाइज करता तो मैं उन पे स्पेशली ध्यान देता था। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि यही चीज़ आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपको रिवीजन करना है। तो बच्चे यही करते हैं, मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया, इसमें भी बोलूँगा कि वो हर बार एक चैप्टर खोलते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, बस उसी चैप्टर को बार बार करें क्योंकि उसके आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाते। सेट्स याद है ना, मैंने बोली थी पिछली बार भी ये बात, इस बार भी ये बात ध्यान रखिएगा। वीकली मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वही चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप हर हफ्ते टेस्ट नहीं देंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो ना। अगर एक चीज़ की शुरुआत की है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्टिन्यूस फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्टिन्यूस फीडबैक इज मीन्स जो आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितनी चीज़ आ रही है कितनी नहीं। अगर आपने सपोज एक टेस्ट ले ली, एक कॉन्सेप्ट को आज पढ़ा है, अब अगले 1 महीने बाद अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं टेस्ट के द्वारा, मीन्स यू हैव गिवन द टेस्ट एंड टेकन अप योर टेस्ट एंड यू आर सीइंग कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो एक फीडबैक मिला है कि वो जो पुरानी चीज़ है उसको रिवाइज करना है। तो वही हेल्प करती है आपकी कि आप पुराना रिवीजन भी साथ ही साथ में करते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब आती है एडवांस प्रैक्टिस। एडवांस प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आप फुल्ली सिलेबस के टेस्ट देना शुरू करेंगे। फुल्ली सिलेबस का टेस्ट आता है, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बनाया, बेस बनाया, फिर उनकी प्रैक्टिस करके चैप्टर वाइज को MCQs करें। नाउ इज़ द लास्ट पार्ट जब आप पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा देंगे। अभी जेएमडीआई में भी शुरू होने वाला है, लास्ट ईयर के बच्चों के साथ भी यही हुआ था, वीकली टेस्ट दिए थे, मंथली टेस्ट दिए थे, फिर उसके बाद फुली टेस्ट शुरू हुए थे। अभी वीकली और मंथली में भी ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। बेसिकली फर्स्ट जेएमडीआई के बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे प्रिपरेशन इसी तरीके से वीकली टेस्ट देते हैं। 4 हफ्तों का जब पूरा हो जाता है देन दे गिव द मंथली टेस्ट जिसमें वो पूरा इकट्ठा देते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटरव्यू ट्रेनिंग। अब इंटरव्यू ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए अब आप सब कुछ पढ़ रहे हैं और बच्चे आके क्या इंटरव्यू नहीं पढ़ते। अभी मैं यहाँ पे नीचे था तो मेरे पास एक बच्चा आया, मुझसे कह रहा है कि सर मंडे को मेरा टेस्ट है और साथ में मेरा इंटरव्यू है, तो मैं किसकी चीज़ प्रिपरेशन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से वो बच्चा एक रॉन्ग ट्रैक पे इसीलिए था क्योंकि अगर वो रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसका इंटरव्यू भी तो ऑटोमेटिकली ही तैयार हो रहा है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी उस पर उसको वर्क करना है।
लेकिन वहीं वो बच्चा इतना कंफ्यूज है कि सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मैं उसकी तैयारी कर पाऊंगा ना उसकी, वो दोनों प्रिपरेशंस को अलग लेके चल रहा है तो सेम पाथ ही। अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तभी तो आप इंटरव्यू में भी बोल पाओगे, वहाँ बोलना है वहाँ लिखना है, नथिंग स्पेशल, इसमें तो कुछ है ही नहीं अलग। तो प्लीज़ इस चीज़ के भी ध्यान रखें कि एप्टीट्यूड ड्रिल्स, अब बच्चा PCM पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, GK पढ़ रहा है, एप्टीट्यूड वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। एप्टीट्यूड को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एप्टीट्यूड भी साथ ही साथ में हम हर बार करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड करेंगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, एंड कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके एप्टीट्यूड से हमेशा स्ट्रांग होती है। नाउ कंटिन्यूस फीडबैक, फिर से अगर आप एडवांस सेक्शन में आते हैं तो कंटिन्यूस फीडबैक रहेगा ही रहेगा। अब ये 3 जो मैंने आपको स्टेप्स बोले हैं ये आपके मंथली में चलेंगे। आपके सबसे पहले नवंबर टू दिसंबर के बीच में अभी जो आपका फेस आ रहा है, आपने बेसिकली अपना वो ड्रॉपर्स में आपने मेरे ख्याल से फाउंडेशन फेस पूरा कर लिया है। आपने ड्रॉपर फेस में आपका फाउंडेशन फेस मुझे लगता है पूरा है, और अगर नहीं है तो अब ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने फाउंडेशन फेस को शुरू करें, राइट। अगर लेकिन आपका फाउंडेशन फेस एज अ ड्रॉपर ऑलरेडी हो जाना चाहिए था अभी तक, अगर आपने नहीं किया तो नो इशू विद दैट। अगला आता है आपका फेज 2 जिसमें आप नवंबर से लेकर दिसंबर या जनवरी तक इसको खींचेंगे, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको दिसंबर तक ही लें। नवंबर से लेकर दिसंबर तक में आपका फेज 2 रहेगा जिसमें आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें आप चैप्टर वाइज सारे MCQs को सॉल्व करेंगे, राइट। द थर्ड फेज विल बी एडवांस प्रैक्टिस, जो आप जनवरी से लेकर मार्च के बीच में रखेंगे, क्योंकि मार्च के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं कंपनीज के, साथ ही साथ में उनके इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, साथ में आपको अपने कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज पे भी ध्यान देना होगा। उस टाइम पे एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यूज और टेस्ट उस टाइम पे शुरू हो जाते हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च उनके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, वो इंटरव्यूज लेना भी शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बिजी हो जाते हैं, आपको तो पता ही है, आपने पूरी पहले भी ये प्रिपरेशन देखी है और अब आगे इस चीज़ को आप देखने वाले हैं। अब फाइनल पुश आता है, फाइनल पुश में आप बेटा देखिए फॉर्मूला रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मूला शीट बनाइए, वो आपका की फैक्टर होता है। अगर आपने फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है तो वहाँ आपके लिए इशू आएगा। 2 साल के पेपर सॉल्व कीजिए, लास्ट 2 ईयर्स के जो पेपर्स हैं हमारी IMCT क्रैक बुक में आपको लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं जो कहीं अवेलेबल नहीं है IMCT के, तो वो आपको मिलेंगे, आप वो सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एज यू कैन, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होगी। लास्ट मिनट रिव्यू, रिवाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए, और जैसे ही पेपर आने का टाइम होगा लास्ट मिनट में आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स को उठा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस कभी नहीं देखने हैं, हर बार नोट्स नए बनाने लगोगे तो पीछे ही रह जाओगे। नोट्स सिर्फ एक बार बनते हैं, सिर्फ उसको रिवाइज बार बार किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, बार बार नोट्स बनाना शुरू करते हैं, कभी नहीं। नोट सिर्फ एक बार बनाइए, उन्हें संभाल के रखिए और उन्हें सिर्फ रिवाइज कीजिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंटरव्यू में बच्चे, अब देखिए, अब आप ड्रॉपर ऑलरेडी हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू में आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। तो इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ होती है, बच्चों को ये पता होता नहीं है कि इंटरव्यू में किस तरीके से वहाँ अपीयर होना है, क्या चीज़ करनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे झूठ बोलते हैं एज अ ड्रॉपर कि सर मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। जस्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप एक अकेले जा रहे हैं उसके पास, आप जैसे उसके पास बहुत आते हैं, तो अगर बहाना मार रहे हो तो समझ जाओ उसने आपसे बहुत ज़्यादा बहाने सुने हैं। वो ऑलरेडी पिछले साल भी सुन चुका था, इस साल भी आपके अलावा बहुत सुन चुका है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ही विल नॉट बी द वन जो फूल बनेगा, वो आपको फूल बना देगा। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, जितना ऑथेंटिसिटी रखेंगे उतना ही उसे आप पसंद आते हैं, उन्हें जेन्युइन बंदे ही पसंद आते हैं। मैंने खुद इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुझे पता है जेन्युइनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यूज़। कॉमन क्वेश्चंस, अब देखिए कॉमन क्वेश्चंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं कि इंट्रोडक्शन पूछते हैं, वाई मर्चेंट नेवी पूछते हैं, वाई नॉट योर फादर्स प्रोफेशन पूछते हैं, स्पेशली फॉर द आर्मी वन, आर्मी वालों से स्पेशली पूछा जाता है। तो भाई अगर आपके पापा आर्मी में है तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार है कि वाई नॉट योर फादर्स प्रोफेशन, तो रेडी रहिएगा उस चीज़ के लिए। अब बात आती है कॉन्फिडेंट आंसर, अगर आप आंसर्स दे रहे हैं, अगर वहाँ अटकेंगे कि सर 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 सर, नहीं, जो भी बोलना है आराम से बोलना है। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हल्के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सोचने तक का टाइम मिल पा रहा है, ज़रूरी तो नहीं है मैं भाग रहा हूँ, लेकिन वैसे ही आप इंटरव्यूज़ में रखेंगे। इंग्लिश कमज़ोर है तो नो इशू विद दैट, इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं, इंग्लिश हल्के बोलिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो नो इशू विद दैट, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश स्लोली, इट विल ग्रेजुअली हेल्प यू टू स्पीक मोर, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद डेली हैबिट्स।
अब देखिए, हमने सबसे पहले एकेडमिक्स के बारे में बात किया, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन इन द प्रीवियस स्लाइड। अब हम बात करेंगे एटीट्यूड की। एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हैबिट्स नहीं बनाई हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आता है फिक्स रूटीन। फिक्स रूटीन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रूटीन ही नहीं बना पा रहे हो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे सोना है, इतने बजे से इतने बजे खेलना है, इतने से इतने बजे खाना है, प्रॉब्लम है बॉस, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर ऑफ फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया पूरे दिन मत पढ़ो, फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा हाथ ध्यान दो। अगर वो नहीं होगा तो BMI बढ़ेगा, BMI में रिजेक्शन इज़ वेरी वेरी कॉमन। अब इसके बाद आते हैं स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप किसी चीज़ पे कर रहे हैं, आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, हफ्ते भर किया, हफ्ते बाद बस बात खत्म हो गई। 21 दिन वाली कॉन्सेप्ट को मत लगाना, वो सब बेकार की बात है। 21 दिन से ज़्यादा करो, 42 डेज ट्राई करो। 21 दिन में आदत लग के छूट भी जाती है अगले 22वें दिन पे, तो 42 डेज तक पहुँचो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट 3 फेज स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी बात की है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्ब्रेस एवरी चैलेंज। हर जो चैलेंज आपके पास आ रहा है उससे डरना नहीं है, उसको चैलेंज अलग से करना है और उसको इंजॉय करना है। इसलिए प्लीज़ आप बिल्कुल मत डरिए। प्रिपरेशन में डरना ज़रूरी नहीं होता है, उसको अच्छे से करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंजॉय कीजिए उस टाइम को, ग्रोथ कीजिए। कमिटमेंट टू लर्निंग। कमिटमेंट टू लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर चाहते हो लर्न करना, एक चीज़ होती है कि बस रट रहे हो कि मजबूरी है, नहीं। जब भी अपने कमिटमेंट आपने की हुई है किसी चीज़ की तो वो बहुत ही, अब जैसे मेरे पास मैंने एक बच्चा देखा, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिए कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी कैसे होती है। कि मेरे पास एक नीचे बच्चा आया, वो मुझसे कह रहा है कि सर मेरा इंट्रोडक्शन देखिए। मैंने कहा आप रट क्यों रहे हो इंट्रोडक्शन? कह रहा सर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो मैं रट रहा हूँ। मैंने कहा किसी और से दिखाया ना आपने इंट्रोडक्शन? कह रहा हाँ सर। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप अपने नॉन टेक्निकल के आंसर लिखने स्पेशली और इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बता रहे हो और आप याद कर रहे हो, उसे रट रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? तो आप खुद सोचिए एक बार कि अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बच्चे उसको भी याद कर रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं है उनके में। मतलब वो बेसिकली आंसर्स जब आप लिख रहे हो तो खुद बनाओ। नेवर कॉपी, नेवर यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप उनके बॉडी को ले सकते हो, लेकिन आंसर्स हमेशा खुद लिखो, खुद बनाओ। प्लीज़ हमेशा अपने आंसर्स को अपग्रेड कीजिए। जब मैं करता था प्रिपरेशन तो मैं ये देखता था कि मैं हर एक के आंसर्स पढ़ता था और अपने आंसर्स को बार बार अपग्रेड करता था। उसमें वो वाली लाइन अच्छी लग गई तो वो डाल देता था, नहीं लगी तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे कर करके मेरे एंड तक आंसर्स नहीं बन रहे थे, लेकिन मैंने हर बार अपडेट किया, मुझे कभी याद करने की जरूरत नहीं थी और मेरे इतने परफेक्ट आंसर्स बने थे। आई कैन टेल यू, एश्योर यू, अगर आप यही चीज़ बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में डालते हैं ना तो आपके नॉन टेक्निकल आंसर्स बहुत प्रॉपरली फॉर्म होते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब आपको सारी कंपनीज़ की डिटेल्स वगैरह हम लोग टाइम टू टाइम तो वैसे देते ही हैं। तो बस यही चीज़ है कि अगर आपको फुली अपडेटेड रहना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, अगर आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी डेली असेसमेंट के टेस्ट दीजिए, MCQs दीजिए, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। दैट इज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। अब एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको बेसिकली सब चीज़ें मर्चेंट नेवी के एक ही जगह पर मिल रही हैं। योर फॉर्म्स, योर कंपनीज फॉर्मेशन, कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कुछ भी है, किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं, कंपनी स्पेसिफिक पैटर्न वगैरह, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो कहीं और जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आप लोग को। तो प्लीज़ डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। हम हर वीडियो में आपको यही बताते हैं। फाइनली वीडियो एंड है, रोड मैप ख़त्म होता है। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें मुझसे शायद मिस भी हो गई होंगी, बट प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, क्योंकि हमारा एक ही गोल है, दैट इज़ लेट स्टार्ट सेल। और सेल करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी हम मुझसे छूटता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। प्लीज़ गाइज, ऑल द बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। JMDI इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन के बाद भी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।